अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर 1 स्टार्ट करना है जो कि डेटाबेस का है। ठीक है, ये डेटाबेस का मतलब हम डेटाबेस अभी इंट्रोडक्शन होगा इस चैप्टर में डेटाबेस का। अभी डेटाबेस का इंट्रोडक्शन लेने के बाद हम फिर नेक्स्ट चैप्टर से डेटाबेस स्टार्ट करेंगे। बहरहाल ये डेटाबेस वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। इसमें पहला चैप्टर है डाटा बेसिक्स का। अगर इसका कंटेंट देखा जाए तो इसमें डाटा इंफॉर्मेशन है और उसके अलावा फाइल कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताई हुई हैं और फिर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है। ट्रेडिशनल का मतलब है कि पहले कौन सा फाइल सिस्टम इस्तेमाल होता था, उसमें क्या नुकसानात थे, ये सब देखेंगे। और उसके बाद हम डेटाबेस पे आ जाएंगे कि डेटाबेस की तरफ हमें क्यों आना पड़ा, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये चीजें देखेंगे। सबसे पहले टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। ये वही टॉपिक है जो आप लोगों ने ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर के भी चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा था। सही है, तो ये तकरीबन वही चीज है। अच्छा, डाटा क्या होता है? डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। रॉ फैक्ट्स और फिगर्स किसी भी चीज के वो डाटा कहलाती है। ऑब्जेक्ट क्या है? किसी ऑब्जेक्ट का होता है वो किसी पर्सन का भी हो सकता है, यानी कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई एम्प्लॉय हो सकता है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकते हैं, किसी इवेंट या किसी और चीज के भी हो सकते हैं। और डाटा क्या होता है, किस फॉर्म में हो सकता है? वो नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वीडियोस। इमेजेस की सूरत में भी डाटा होता है। see, डाटा किसी भी सूरत में हो सकता है। डाटा को प्रोसेस किया जाता है ताकि उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा सके। डाटा इसलिए इस्तेमाल होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा, डाटा की क्या इंपॉर्टेंस है? डाटा जो है ना हमारी करंट या पास्ट एक्टिविटीज या हिस्ट्री को उभारता भी है, इसको दबा भी सकता है। ये सब कुछ डाटा के ऊपर मुनहसर होता है। सही है, ये सारा हम अपनी हिस्ट्री देखनी हो, अपनी करंट और पास्ट एक्टिविटीज का कंपैरिजन वगैरह करना हो, इसलिए डाटा का इस्तेमाल किया जाता है। और डाटा का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है ताकि डिसीजन मेकिंग की जा सके। इन फ्यूचर डिसीजन मेकिंग करने के लिए भी डाटा की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है। ये एक एग्जाम्पल है डाटा की। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कुछ नाम है, उनके आगे कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, कुछ नंबर्स हैं। सही है, अब ये डाटा है, इसकी कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, कुछ पता नहीं चल रहा। सही है, कोई मीनिंगफुल नहीं है, ये कोई सेंस नहीं बन रही इसकी। तो ये एक रॉ रॉ फिगर्स हैं। सही है, फिगर का मतलब सिर्फ तस्वीर नहीं होता, फिगर का मतलब नंबर्स भी हो सकता है। रॉ फिगर्स है। अब इंफॉर्मेशन पे आ जाते हैं। डाटा को जब प्रोसेस किया जाता है, ये डाटा है, इसकी जब प्रोसेसिंग की जाती है तो प्रोसेसिंग के बाद ये आउटपुट में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यूजफुल मीनिंग इसके प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सही है, डाटा इनपुट है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये एक एग्जाम्पल है, वही सेम एग्जाम्पल है जो यहाँ पे आगे कंटिन्यू हो रही है। उसी एग्जाम्पल को जब इसके ऊपर प्रोसेसिंग की गई, इसके ये कुछ पता चला कि ये कुछ मार्क्स थे, ये एक रिपोर्ट तैयार की हुई है, रिपोर्ट है एक तरह की ना। ये मतलब ये नाम थे, ये इनके कुछ मार्क्स थे, रिजल्ट शीट थी कुछ स्टूडेंट्स की, और फिर उनको टोटल कर लिया गया, प्रोसेसिंग की गई और उसके ग्रेड्स निकाले गए। तो ये प्रॉपर और क्लियर मीनिंग दे रहा है। सही है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है इससे, ये इंफॉर्मेशन कहलाएगी। डाटा इंफॉर्मेशन में फर्क देख लेते हैं। डाटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, जबकि इंफॉर्मेशन प्रोसेस डाटा होता है। डाटा यूजफुल और प्रॉपर मीनिंग नहीं देता, जबकि इंफॉर्मेशन यूजफुल एंड प्रॉपर मीनिंग्स देता है। डाटा में डाटा इनपुट होता है, जबकि इंफॉर्मेशन आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग होने के बाद मिलता है। डाटा इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं करता। डाटा होने के लिए इंफॉर्मेशन का होना जरूरी नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन डाटा पे डिपेंड करता है। जब तक डाटा नहीं होगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं होगी, तो इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकेगी। डाटा की वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, जबकि इंफॉर्मेशन का वॉल्यूम ज्यादातर कम ही होता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो जाती है। तो प्रोसेसिंग होने के बाद इसका थोड़ा वॉल्यूम कम हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज डाटा प्रोसेसिंग एंड ऑपरेशंस ऑन डाटा। डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है कि कुछ सीरीज ऑफ एक्शंस या एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं डाटा पे, ताकि उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा सके। ये प्रोसेसिंग की बात हो रही है, वो जो हमने अभी 3 चीजें पढ़ी ना, डाटा, प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन, उनमें प्रोसेसिंग की बात हो रही है कि प्रोसेसिंग में हम कुछ सेट ऑफ सीरीज, कुछ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस परफॉर्म करते हैं। कुछ सेट ऑफ एक्शंस या सीरीज ऑफ एक्शंस परफॉर्म करते हैं, मतलब वन बाय वन कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म। सीरीज का मतलब यही होता है ना, वन आफ्टर द अदर। अच्छा, इसको ऑपरेशंस ऑन डाटा भी कहते हैं।
सॉफ्टवेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि प्रोसेसिंग करने में प्रोसेसिंग में के लिए इस्तेमाल होते हैं। सॉफ्टवेयर्स डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। कुछ एक्टिविटीज हैं डाटा प्रोसेसिंग की, ये देख लेते हैं। सबसे पहले डाटा कैप्चरिंग आ जाता है, फिर डाटा मैनिपुलेशन आ जाता है, और फिर मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स आ जाता है। सबसे पहले डाटा कैप्चरिंग देख लेते हैं। डाटा कैप्चरिंग क्या करता है कि इसमें दो स्टेप्स आ जाते हैं। एक आता है कलेक्टिंग डाटा प्लस रिकॉर्डिंग इट। कलेक्ट करना डाटा को और डाटा को रिकॉर्ड करना इस तरह से ताकि उसको इजीली प्रोसेस किया जा सके, ये डाटा कैप्चरिंग कहलाता है। सही है। डाटा कैप्चर जो है वो हमेशा पहले होता है, प्रोसेसिंग से पहले होता है। डाटा कैप्चर का मतलब है डाटा कलेक्ट करना, डाटा गैदर करना, डाटा इकट्ठा करना। सही है। तो ये प्रोसेसिंग से पहले ही होगा ना, क्योंकि प्रोसेसिंग तो डाटा के ऊपर होनी है। अच्छा, डाटा मे फर्स्ट बी रिकॉर्डेड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सही है। अच्छा, कंप्यूटराइज सिस्टम में क्या होता है, डाटा कहाँ एंटर होता है, इनपुट डिवाइसेस के जरिए डाटा कैप्चर किया जाता है, कैप किया जाता है, डाटा एंटर किया जाता है। और उनको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, यानी स्टोर कैसे किया जाता है स्टोरेज डिवाइसेस में। स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं जो हमारे पास रैम रोम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जितनी भी हैं उनमें डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। डाटा स्पेशल इनपुट डिवाइसेस के जरिए कलेक्ट और रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल डिजिटल कैमरास, डिजिटल कैमरा में डाटा कैप्चर भी होता है, डाटा यानी तस्वीरें कलेक्ट भी होती हैं और सेम उसी डिवाइस में रिकॉर्ड भी हो रही होती हैं। डिजिटल कैमरास में आजकल मेमोरी कार्ड्स आ रहे हैं ना, तो ये इसकी एग्जांपल होगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं विच इज डाटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब है, अक्सर आपने लफ्ज सुना होगा मैनिपुलेट, मैनिपुलेट करना, किसी चीज को मैनिपुलेट करना, उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करना। सही है। तो डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करना है ताकि हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल सके। सही है। ये क्या कहलाता है, डाटा मैनिपुलेशन। अब वो ऑपरेशंस कौन से हैं, बात ये है कि अब वो ऑपरेशंस कौन से हैं। ऑपरेशंस ये चार किस्म के आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब है क्लासिफिकेशन करना, कैटेगराइज कर देना, डाटा को मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड कर देना। एक क्लास होता है यानी सिमिलर ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आपका डाटा है आपके कॉलेज का, आपके कॉलेज में आपके प्रिंसिपल के पास सारे स्टूडेंट्स का डाटा है, तो प्रिंसिपल ने उसको डिवाइड किया हुआ है ना। उन्होंने डिवाइड कैसे कर दिया है, इन क्लासेस। कैसे, आईसीएस फिजिक्स की एक क्लास हो गई, जो बच्चे जिनके सेम सब्जेक्ट्स हैं यानी कंप्यूटर फिजिक्स और मैथ, उनको एक क्लास में, सिमिलर ग्रुप्स हैं, इनको एक ग्रुप में डाल दिया। सही है ना, एक क्लास बना दिया आप लोगों की। फिर आईसीएस वाले अलहदा कर दिए, एफए वाले अलहदा कर दिए, प्री मेडिकल वाले अलहदा कर दिए, प्री इंजीनियरिंग वाले अलहदा कर दिए, क्लासिफिकेशन कर दी, क्लासीफाई कर दिया। फिर नेक्स्ट आ जाता है कैलकुलेशन। डाटा के ऊपर डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना, अगर वो न्यूमेरिक डाटा है तो उसे कैलकुलेशन बोलते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब अर्थमेटिक ऑपरेशन है। ठीक है, एक मॉड्यूलस भी इसमें कर लें ऐड। सही है। तो ये कैलकुलेशन कहते हैं कि मुख्तलिफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने को। डाटा के ऊपर ये भी काम डाटा मैनिपुलेशन में हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है ऑर्डर में लेके आना डाटा को, इन प्रॉपर ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ले आना, कि अगर आपका स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स का डाटा है, तो उस डाटा को इस तरह से ले आना कि जिनका नाम ए से शुरू होता है वो पहले आएंगे, और जिनका नाम बी से शुरू होता है वो बाद में, फिर सी से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जिस तरह डिक्शनरी होती है या जिस तरह फोन नंबर डायरी होती है, तो उसके ऊपर आप लोगों ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब कुछ लिखा होता है। तो सॉर्टिंग का मतलब भी यही है कि किसी ऑर्डर में ले आना। अच्छा, सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं हो सकता, हो सकता है आप रोल नंबर वाइज न्यूमेरिकली आप सॉर्ट कर दें। सॉर्ट का मतलब ऑर्डर होता है ना, आप न्यूमेरिकली सॉर्ट कर दे। फॉर एग्जांपल रोल नंबर वाइज 351 पहले, 352 बाद में, फिर 353, इस तरह से एक रोल नंबर वाइज सॉर्टिंग की जाती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब है कि बहुत बड़े डाटा की एक समरी तैयार कर लेना। समरी किसे कहते हैं, जिसे आप लोग कहते हैं खुलासा। सही है। जब आप लोग लिखते हैं उर्दू में, आप लोगों के पेपर में भी आता होता है, आप लोगों के पास कोई 5-6 सफ़े होते हैं चैप्टर के, एक चैप्टर होता है, पेपर में आता है इसका खुलासा लिखें। आप उसका खुलासा 1-1.5 सफ़े पे लिख देते हैं। उस बड़ी सारी चीज को, एक बड़ी सारी अमाउंट के कंटेंट को आप एक छोटे से कंटेंट में फिट इन कर लेते हैं, इस तरह से कि सारी चीजें उसमें कवर हो रही होती हैं।
ऐसे ही करते हैं ना। इसी तरह समराइजिंग डाटा के ऊपर कैसे होती है कि बहुत बड़े डाटा को एक कंसाइज और यूजेबल फॉर्म में ले आना, जरा इसको शॉर्ट कर देना, उसकी समरी बना लेना। फॉर एग्जाम्पल, आपके कॉलेज में स्टूडेंट्स का डाटा है, तो आप उसकी समरी, और उसके एग्जामिनेशन ब्रांच का डाटा है, आप उसकी समरी कैसे बनाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपीयर हुए एग्जाम में। आपका डाटा तो बहुत ज्यादा था, डाटा में आपके कॉलेज में अगर 2000 की स्ट्रेंथ है तो 2000 बच्चों का डाटा था। तो आप लोगों ने उसकी समरी कैसे बना ली, एक सिंपल छोटे से फिगर में कि एग्जाम में इतने बच्चे अपीयर हुए हैं। एक छोटी सी फिगर होगी ना, एक न्यूमेरिक डिजिट्स होंगे, सही, न्यूमेरिक वैल्यू होगी। तो वो एक इतने बड़े डाटा को आपने समरी बना ली इतनी छोटी सी चीज से। अच्छा, एक ये भी तरीका, वो मतलब आप पे डिपेंड करता है कि क्या चीज रिक्वायर्ड है। जो चीज रिक्वायर्ड होगी उसकी समरी बना ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये भी हो सकता है कि कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, या कितने बच्चे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में पास हुए। इस तरह से समरी बनाई जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है विच इज मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। आउटपुट रिजल्ट्स को मैनेज करना। कैसे मैनेज किया जाता है? वो प्रोसेस जिसमें आउटपुट रिजल्ट्स को प्रॉपर्ली मैनेज किया जाता है वो मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स कहलाता है। इसमें भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। वो 4 किस्म के ऑपरेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले स्टोरेज, फिर रिट्रीवल, फिर प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन, फिर कम्युनिकेशन। स्टोरेज का क्या मतलब है कि जो आपका आउटपुट आ गई है इंफॉर्मेशन की सूरत में या जिस सूरत में भी आउटपुट आ गई है, आपने अपने डाटा के ऊपर कुछ डाटा प्रोसेसिंग के स्टेप्स परफॉर्म किए, अब आउटपुट आपको मिल गई है। अब उस आउटपुट को आपने स्टोर करना है, आउटपुट, ताकि उसको बाद में इस्तेमाल किया जा सके। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में भी कर सकते हैं उसको स्टोर। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में क्या कुछ आ जाता है, आप यूएसबी ड्राइव में डाटा स्टोर कर लें, या हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर भी होती है, एक्सटर्नल भी अवेलेबल होती है, या सीडी रोम में। तो ये सब कुछ क्या है, ये डाटा स्टोरेज कहलाएगा, यानी डाटा को फॉर लेटर यूज आप स्टोर कर लें। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है रिट्रीवल। रिट्रीवल कहलाता है डाटा एक्सेस की करना। आपने स्टोर कर लिया, अब डाटा को बाद में कभी जरूरत पड़ने पे डाटा को एक्सेस करना हो तो वो क्या कहलाएगा, रिट्रीवल। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, प्रोडक्शन किसे कहते हैं, कोई चीज प्रोड्यूस करना, कोई चीज नई बनाना। रिप्रोडक्शन, बनी हुई चीज को दोबारा बनाना। री का मतलब यही है ना, किसी भी चीज के साथ री लग जाए यानी कि दोबारा करना है ये काम। तो प्रोडक्शन का मतलब है बनी हुई चीज को, रिप्रोडक्शन, बनी हुई चीज को दोबारा से बनाना, यानी कि डुप्लीकेट कॉपी बना देना आउटपुट की। पहले आपने आउटपुट प्रोड्यूस की, सही है, उसको आपने स्टोरेज डिवाइसेस में जैसे भी आपने स्टोर करवाया उसको रिट्रीव भी करवा सकते हैं। रिट्रीव का लफ्ज याद रखिएगा, रिट्रीव का लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज में। जब भी किसी डाटा को, स्टोर हुए हुई चीज को आपने दोबारा से एक्सेस करना है, दोबारा से उसको देखना है, तो उसको रिट्रीव करना बोलते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है कि आपने उसकी उस आउटपुट की डुप्लीकेट कॉपीज बना दी, सही है। डुप्लीकेट कॉपीज बना के आप उसको किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ यूजर्स को, ताकि वो भी उससे फायदा उठा सके। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। कम्युनिकेट आप कहाँ पे पढ़ते होते थे, आपने फर्स्ट ईयर में भी चैप्टर्स में पढ़े हैं, सही है। वो कम्युनिकेशन का क्या मतलब था कि आप कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना, यानी किसी को कोई ना कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, किसी को ट्रांसफर करना, ऐसे ही है ना। अब आप वैसे हम बोले कम्युनिकेशन किस तरह, किसका हम बोलते हैं कि हम आपस में बातचीत करें, उसको भी कम्युनिकेशन का नाम दे लेते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं कि अपने ख्यालात को ट्रांसफर कर रहे होते हैं दूसरे बंदे तक, ऐसे ही करते हैं ना। और हमारा मीडियम क्या होता है, हमारी लैंग्वेज, हम जिस जबान में बोल रहे होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज ट्रांसफर करना। अब चूंकि हम डाटा की बात कर रहे हैं तो हम डाटा ट्रांसफर करेंगे, इस कम्युनिकेशन में। आजकल कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, सही है। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स का रिजल्ट इंटरनेट के जरिए भेजा जाना। स्टूडेंट्स का रिजल्ट इंटरनेट के जरिए जो है सबको स्टूडेंट्स तक भेजना, ये एक एग्जांपल है कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट आ जाता है फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल। पहले फील्ड देख लेते हैं। फील्ड क्या होता है, फील्ड होता है सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स, बहुत स्मॉल यूनिट होता है डाटा का। एक्चुअली फील्ड नेम बहुत यूनिक नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टूडेंट, क्लास के स्टूडेंट्स हैं, डाटा है हमारे पास स्टूडेंट्स का, तो उन स्टूडेंट्स की फील्ड्स क्या होंगी, उनका रोल नंबर, दूसरी फील्ड होगी उनका नाम, तीसरी फील्ड होगी उनका एड्रेस, चौथी फील्ड होगी उनके मार्क्स।
और हर फील्ड में कोई ना कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी। रोल नंबर में एक स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, दूसरे में दूसरे का होगा। आप अपने जहन में ना एक टेबल बना लें। सही है, आप एक टेबल बनाएं कि फॉर एग्जांपल एक टेबल है जिससे आपका अटेंडेंस रजिस्टर होता है। अटेंडेंस रजिस्टर होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले रोल नंबर होता है। ठीक है, रोल नंबर के बाद अगला क्या होता है, नेम होती है, नेम होता है। फिर एक एक बच्चे का यहाँ पे नेम, रोल नंबर और आगे अटेंडेंस शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पहले एक बच्चे का आता है रिकॉर्ड, फिर दूसरे बच्चे, एक बच्चे का आता है, फिर दूसरे बच्चे का आता है, फिर तीसरे बच्चे का। अब ये जो चीजें है ना यहाँ पे ऊपर, ये सारी हमारी फील्ड्स है। ठीक है, अब इन फील्ड्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर हो, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने स्टोर हो सकते हैं उसको फील्ड साइज बोलते हैं। सही है, जितनी जगह अवेलेबल है उसे फील्ड साइज बोलेंगे। अच्छा, फील्ड में टेक्स्ट भी आ सकता है, नंबर्स भी आ सकते हैं, डेट्स भी आ सकती हैं, किसी भी तरह का डाटा आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर में हमेशा नंबर आएंगे। सही है, नेम में जो है आपके पास टेक्स्ट आएगा। ऐसा ही है ना, अल्फाबेट्स आएंगे, नाम हमेशा अल्फाबेट्स में होता है। तो इसी तरह फील्ड में कुछ भी आ सकता है, किसी भी किस्म का डाटा आ सकता है, लेकिन एक फील्ड में एक ही तरह का डाटा होगा। सही है, अगर रोल नंबर में न्यूमेरिक डाटा है तो सबका न्यूमेरिक डाटा होगा। ऐसा नहीं हो सकता एक बच्चे का रोल नंबर न्यूमेरिक में है तो दूसरे तीसरे बच्चे का रोल नंबर एबीसीडी शुरू हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो एक फील्ड की डाटा टाइप एक ही होगी। सही है, अब ये हमारा हो गया फील्ड। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। रिकॉर्ड को एज अ सिंगल यूनिट भी ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये एक इमेज देखिए अगर आप, ये हमारे पास सारी फील्ड्स हैं, ये सब फील्ड है। ये एक रिकॉर्ड है, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड। फॉर अच्छा चलिए, मैंने टेबल बनाया था ना अटेंडेंस रजिस्टर का, तो इधर भी मैं टेबल ही बना लेती हूँ। सही है, ये टेबल है, इसमें मेरा क्या था, रोल नंबर है, ये नेम आ गया और आगे मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। ठीक है, रोल नंबर और नेम, मैं एन लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने कहा था हमारी फील्ड्स है इस तरफ। तो रिकॉर्ड क्या होगा, पहला रिकॉर्ड, ये एक रिकॉर्ड है, एक बच्चे का रिकॉर्ड, उसमें उसका रोल नंबर आ जाएगा, उसका नेम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, तो ये एक रिकॉर्ड है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरे बच्चे का रिकॉर्ड, ये दूसरा रिकॉर्ड होगा। तो इस साइड पे यानी कि ऐसे जो होंगे, ये हर फील्ड के अगेंस्ट एक एक सिंगल वैल्यू, ये एक एक रिकॉर्ड कहलाएगी, जो कि ट्रीट की जाएगी एज अ सिंगल यूनिट। सही है, अब फॉर ये इन्होंने एग्जांपल लिए, ये देखें, ये पहला फील्ड थी रोल नंबर, दूसरी थी नेम, फिर एड्रेस, फिर फोन। ये एक बच्चे का रिकॉर्ड उसके सामने आ गया, एक बच्चे की फील्ड्स में डाटा आ गया। जब ये डाटा ऑफ फील्ड्स और फील्ड्स इकट्ठी होंगी तो ये एक रिकॉर्ड बन जाएगा। सही है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि है फाइल। जी, फाइल क्या होता है, फाइल होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। सही है, रिलेटेड रिकॉर्ड्स जो होती हैं ये एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट होता है। एक फाइल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे। सही है, अ कलेक्शन ऑफ, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे कॉलेज की ले रहे हैं हम, तो हम कॉलेज की एग्जांपल लेके चलते हैं। कॉलेज में स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड एक फाइल में पड़ा होगा। एक एक फाइल में कितने ही स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल एक कॉलेज में 2000 स्टूडेंट्स हैं, तो 2000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड किसी फाइल में पड़ा हो तो देखिए एक फाइल में कितने सारा रिकॉर्ड्स होगा, उनकी कुछ फील्ड्स भी होंगी। ये देखिए एक इमेज बनी हुई है, इस इमेज को देख लें, ये पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, फिर दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड, फिर तीसरे का रिकॉर्ड, इसी तरह ये रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स ढेर सारे होंगे तो ये फाइल बना देगा। ये फाइल स्टोरेज मीडिया पे स्टोर हो सकती है। सही है, अगर इसको कंप्यूटर में स्टोर करना है तो वो हार्ड डिस्क, सीडी रोम, यूएसबी ड्राइव, ये स्टोरेज मीडिया है जहां पे ये फाइल स्टोर होगी। अच्छा, फाइल को अगर डिवाइड किया जाए इनकी टाइप्स में तो ये 3 तरह की टाइप्स हैं, यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू और स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। इन इन पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी मुख्तलिफ टाइप्स होंगी। so, ये स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिफरेंट फाइल की मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ेंगे, फिर हम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ेंगे, फिर हम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले पे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फाइल्स। देखें, फंक्शन यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 टाइप्स हैं, मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल और बैकअप फाइल। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा फाइल और प्रोग्राम फाइल। स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है मास्टर फाइल। मास्टर फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन बहुत लंबे अरसे तक स्टोर की जा सकती है।
सही, ये बहुत लंबे अरसे तक स्टोर की जा सकती है, इसको मेन फाइल भी होती है ना ये। आपका जो डाटा होगा वो मास्टर फाइल में पड़ा होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इन्होंने लिखा है एम्प्लॉयज मास्टर फाइल। एम्प्लॉय का मतलब होता है, एम्प्लॉय हमेशा कहते हैं नौकरी करने वाले को। फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज है, तो कॉलेज के एम्प्लॉयज कौन होंगे? टीचर्स, सारे टीचर्स आ जाएंगे, इसमें एडमिन का स्टाफ आ जाएगा, इसमें सारे क्लर्क आ जाएंगे जो आपकी फीस वगैरह करते हैं, तो ये सारे एम्प्लॉयज होंगे। अच्छा, उनका रिकॉर्ड क्या होगा? उनमें उनका नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है। सही है, तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड्स ये किस फाइल में पड़े होंगे? ये मास्टर फाइल में होगा। ये एग्जांपल है एक। अच्छा, मास्टर फाइल लेटेस्ट अपडेटेड फाइल होती है। फॉर एग्जांपल किसी टीचर है, कोई टीचर का ना एड्रेस चेंज हो गया, उसने अपना शिफ्टिंग कर ली है, उसने अपना घर चेंज कर लिया, तो जाहिर है उसका एड्रेस चेंज होगा। अब उसने अपना एड्रेस आके कॉलेज में भी जाहिर है देना होगा कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया, अब मेरा एड्रेस ये नहीं, अब मेरा ये एड्रेस है, नया वाला एड्रेस। तो वो नया एड्रेस अपडेट होगा। ऐसा ही है ना, जैसे ही कोई कंटेंट चेंज होने की जरूरत होगी, तो वो हमेशा कंटेंट मास्टर फाइल में अपडेट होगा। सही है। अच्छा, मास्टर फाइल में डाटा ऐड भी हो सकता है। कोई नया टीचर आया है, उसका डाटा ऐड भी किया जा सकता है। कोई टीचर रिटायर हो गया, चला गया, उसका डाटा डिलीट भी किया जा सकता है और एडिट भी किया जा सकता है। किसी का एड्रेस चेंज हो गया या फोन नंबर चेंज हो गया, तो उसका डाटा एडिट भी किया जा सकता है। लेकिन एक दफा अगर मास्टर फाइल बन जाए, फिर वो मास्टर फाइल कभी भी खाली नहीं हो सकती। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच इज ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल क्या होती है? एक ऐसी फाइल होती है जो कि प्रोसेसिंग करते हुए, प्रोसेसिंग करने से पहले बनाई जाती है। ठीक है, ये एक टेम्परेरी फाइल होती है। ये यूजुअली मास्टर फाइल में डाटा अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, जब तक मास्टर फाइल अपडेट नहीं हो जाती, ये फाइल एग्जिस्ट करती है, ये फाइल रहती है। जैसे ही मास्टर फाइल अपडेट हो जाती है, ट्रांजैक्शन फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। इसको परमानेंट रिकॉर्ड के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ट्रांजैक्शंस देखने। अच्छा, ट्रांजैक्शन का लफ्ज होता क्या है वैसे? आपने अपनी जिंदगी में कभी ट्रांजैक्शन का लफ्ज सुना हो? ये लफ्ज का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन होता है, आपने इसको अक्सर बैंक्स में सुना होगा। सही है, चलिए हम बैंक की एग्जांपल भी बैंक की ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बैंक है, बैंक में आपका अकाउंट बना हुआ है। उस अकाउंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी? उसकी एक मास्टर फाइल होगी, फिर आपकी एक, जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे आपका नाम, आपके बैंक, आपका नाम, एड्रेस वगैरह, फिर आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में है, ब्रांच नंबर क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, आपके बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मास्टर फाइल में होगी। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आप एटीएम पे जाते हैं, एटीएम मशीन में जाके आप अपने पैसे निकलवाते हैं, तो वो आप कुछ मल्टीपल स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप एटीएम में अपना कार्ड देंगे, उसके बाद उसका पिन कोड देंगे। पिन कोड देने के बाद आप अमाउंट एंटर करेंगे, आपने कितनी अमाउंट निकलवानी है, पैसे एंटर करेंगे। फिर आप उसके अंदर लिखेंगे, वो पूछता है कि सेविंग अकाउंट है या फिर आपका करंट अकाउंट है। तो ये कुछ मल्टीपल स्टेप्स करता है ना, और उसके बाद एंड में आपको एक रसीद निकाल के देता है, साथ में पैसे भी देता है, साथ आपका कार्ड वापस करता है। तो ये पूरे जो मल्टीपल स्टेप्स हैं, इनको एक ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ स्टेप्स जो होते हैं, इनको इनको एक ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये ट्रांजेक्शन, आप फॉर एग्जांपल आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सही है, आपने बैंक से पैसे निकलवाए, आपने वो जो सारा काम किया, उसकी एक ट्रांजेक्शन फाइल अलग से बन जाएगी। वो ट्रांजेक्शन फाइल बनी, जब आपके पैसे निकल आए, आपका काम हो गया, वो ट्रांजेक्शन फाइल जाके मास्टर फाइल में अपडेट करेगी। मास्टर फाइल आपकी पड़ी है अलग जगह पे, ठीक है, जिसके अंदर सारा रिकॉर्ड पड़ा है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने नहीं। अब आपने पैसे निकलवाए हैं, तो मास्टर फाइल में जाके चाहिए ना कि वहां से जाके आपका बैलेंस कम करे, जितने पैसे निकलवाए हैं वहां जाके उतने पैसे माइनस कर दे। तो ट्रांजेक्शन फाइल का ये काम होगा, वो एक टेम्परेरी फाइल है, जब तक वो मास्टर फाइल में जाके अपडेट नहीं करेगी तब तक वो रहेगी। जैसे ही उसने अपडेट कर दिया, साथ ही वो खुद भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ये होती है हमारी ट्रांजेक्शन फाइल। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, विच इज बैकअप फाइल। बैकअप फाइल, बैकअप का लफ्ज आपने बहुत सुना होगा, आपने मेरे मुंह से भी बहुत सुना होगा। बैकअप फाइल होती है इंपॉर्टेंट डाटा का बैकअप रखने के लिए। ये परमानेंट फाइल होती है, ये डाटा की डुप्लीकेट कॉपी बना देती है, डाटा की एक नई कॉपी बना देती है, डाटा को डुप्लीकेट कर देती है। और ये किस लिए होती है? ताकि इंपॉर्टेंट डाटा को प्रोटेक्ट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, किसी वजह से अगर आपका डाटा लॉस्ट हो जाता है या आपका डाटा डैमेज हो जाता है, तो बैकअप फाइल पड़ी हो जिससे आप अपने डाटा को रिकवर कर सकें। बैकअप फाइल कौन क्रिएट करता है? स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स जिन्हें बोलते हैं, वो बैकअप फाइल क्रिएट करते हैं। सही है, बैकअप के बारे में बार बार कहा जाता है, आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स का, अपनी चीजों का बैकअप लाजमी रखें, बैकअप बहुत जरूरी होता है। ठीक है। और बैकअप ये ना हो कि बैकअप जहां आपने बनाया है, वो बैकअप आप उन्हीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ ही रख दें, ताकि अगर
आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स खराब हो तो साथ में आपका बैकअप भी जाता ही लगे। इसको अलग जगह पे रखें। आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों के मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में ही आ जाता है, ठीक है। मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, आपका CNIC और इस तरह की सारी चीजों की आप तस्वीरें लेके, कैम स्कैनर एक अच्छी है, उसको स्कैन करके आप उसको अपनी ड्राइव पे या ऑनलाइन इंटरनेट पे मतलब अपनी ड्राइव पे रख लें, या कहीं कंप्यूटर में ही कहीं स्टोर करके लाजमी रखें, ताकि जरूरत आने पे अगर खुदा ना खास्ता कहीं जरूरत पड़े तो आपके हाथ में मौजूद हो, आपके पास बैकअप मौजूद हो, ठीक है। फिलहाल तो आपका इंपॉर्टेंट डाटा यही है ना। चलें, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, विच इज फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ फाइल। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या टाइप्स हैं। अच्छा, पहले देखते हैं फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि मुख्तलिफ फाइल्स के मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, ठीक है। हर फाइल का एक अलग फंक्शन होता है। फंक्शन का मतलब है अलग अलग तरह से उनका काम होता है, अलग काम करती हैं। हर फाइल की पहचान क्या है कि वो फाइल का फाइल नेम होता है और फाइल एक्सटेंशन होती है, जो कि डॉट से सेपरेट की जाती है। फॉर एग्जांपल, एक फाइल है अक्सा, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख लेती हूँ, ठीक है, अक्सा डॉट DOC। अब ये अक्सा जो है ये फाइल का नाम है और DOC उसकी एक्सटेंशन है। अब फाइल नेम और एक्सटेंशन आपस में सेपरेट कैसे हुई हुई है? डॉट से। हर फाइल अपनी एक्सटेंशन से पहचानी जाती है, ठीक है। एक्सटेंशन यूजुअली जिस सॉफ्टवेयर में फाइल बनाई जाती है उसी सॉफ्टवेयर में वही सॉफ्टवेयर उसकी एक्सटेंशन भी क्रिएट कर देती है। अब ये दो फाइल्स आ गई हैं फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आती है प्रोग्राम फाइल और फिर बाद में आएगी डाटा फाइल। पहले प्रोग्राम फाइल देख लेते हैं, ये क्या होती है। ऐसी फाइल जिसमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो प्रोग्राम के, ठीक है, वो एक प्रोग्राम फाइल कहलाती है, या एग्जीक्यूटेबल फाइल भी कहते हैं इसे। इसकी एक्सटेंशन होती है .exe या फिर .com। अच्छा, अब आपने C लैंग्वेज के प्रोग्राम किए, आपने प्रोग्राम बनाए कि इसमें वो फाइल कौन सी बनी थी जो सोर्स प्रोग्राम की फाइल होती थी, वो थी कौन सी थी वो .cpp फाइल थी, कुछ ऐसी फाइल थी वो। .cpp नहीं थी, कुछ और फाइल थी वो। बहरहाल वो आपने प्रोग्राम वो बनाई, जब वो रन होती है आप उसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद वो एक और फाइल बना देती है जो रन हो सकती है, उसको .exe फाइल कहते हैं। ये फॉर एग्जांपल आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहें तो आप डाउनलोड करते हैं तो अक्सर .exe फाइल डाउनलोड होती है, सेटअप जो डाउनलोड होता है, आप उसको रन करते हैं तो वो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। सही है, ये प्रोग्राम फाइल्स कहलाती हैं। अच्छा, प्रोग्राम फाइल जब हमारी हो गई हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है डाटा फाइल। डाटा फाइल ऐसी फाइल होती है जो कि जिसमें डाटा होता है, ठीक है, जो डाटा रखती है अपने पास। ये भी सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में बनाई जाती हैं और हर सॉफ्टवेयर उसको अपनी एक्सटेंशन देता है। पहले आपने ये टेबल देख लें, ये टेबल आपके सामने दिख रहा है। इसमें सॉफ्टवेयर अगर वर्ड प्रोसेसर है तो वो अपनी फाइल एक्सटेंशन अपनी फाइल्स को कौन सी देगा, .doc की, और वो डॉक्यूमेंट फाइल है। स्प्रेडशीट जो है वो .xls की एक्सटेंशन देता है। डेटाबेस अपनी देता है, नोटपैड अपनी देता है, इमेज में .tif .jpg, ये सारी एक्सटेंशन इनकी अपनी है। ऑडियो में .mp3 भी आ जाती है, .wav भी आ जाती है। वीडियो में इन ऑडियो और वीडियो फाइल्स की तो एक्सटेंशन से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। तो बहरहाल डाटा, ये सारी डाटा फाइल्स होती हैं, सही है, जो कि जिनके अंदर डाटा पड़ा होता है। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स में होता है डाटा, ठीक है, डिफरेंट प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर में बनाया जाता है और ये डिफरेंट फॉर्मेट्स में होता है। जो फाइल एक फॉर्मेट में बनी हुई है या जो फाइल एक एप्लीकेशन प्रोग्राम की में बनी हुई है वो किसी और में नहीं चल सकती। यानी कि अगर कोई फाइल वर्ड में बनी हुई है, आप उसको एक्सेल में या स्प्रेडशीट में चलाना चाहें वो नहीं चल सकती। वो वर्ड की फाइल है, वो वर्ड में ही चलेगी। हाँ, कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऐसी होती हैं जो कि डिफरेंट फॉर्मेट्स को या डिफरेंट एक्सटेंशंस को सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, इमेज व्यूअर है, आप उसके अंदर .jpg वाली इमेज भी देख सकते हैं, आप उसके अंदर .png वाली इमेज भी देख सकते हैं, आप उसके अंदर .tif वाली भी, आप जितनी मर्जी उसमें ये सारी इमेजेस देख सकते हैं, ठीक है। ये मतलब सपोर्ट करती है डिफरेंट फॉर्मेट्स को, सॉरी डिफरेंट एक्सटेंशंस को। अच्छा, जनरली रिकॉग्नाइज्ड, ये ज्यादातर अपनी एक्सटेंशन से इनको देखा जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, जैसे .doc जो है वो डॉक्यूमेंट फाइल है, ठीक है। ये प्रोग्राम फाइल्स भी हो गई। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली हम ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन से करते करते हम स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ फाइल पढ़ेंगे, ठीक है। ये है कि फाइल ऑर्गेनाइज कैसे होती है। फाइल
फिजिकली कंप्यूटर में स्टोर होना और डाटा उसका अरेंज होना, ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है कि किस तरीके से डाटा को स्टोर किया गया है, किस तरीके से डाटा को अरेंज किया गया है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। अच्छा, कुछ एक्सेस मेथड्स होते हैं। एक्सेस मेथड्स का क्या मतलब है कि डाटा को किस तरह से राइट किया जाता है, किस तरह से रीड किया जाता है। अच्छा, फाइल के हमारे ऑपरेशंस क्या हैं? दो मेन ऑपरेशंस हैं, एक है रीड और एक है राइट। ठीक है, रीड और राइट, इन दोनों, राइट का क्या मतलब है? डाटा को फाइल में रखना, लिखना, और राइट करने के बाद आप उसको रीड करते हैं। इधर रीड के साथ एक लफ्ज यूज हुआ है रिट्रीव का। ठीक है, ये वाला रिट्रीव लफ्ज, ये भी रीड के लिए ही इस्तेमाल होता है, यानी डाटा को एक दफा स्टोर कर लिया, अब उस डाटा को वापस हासिल करना। तीन तरह की स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल्स होती हैं। एक होती है सीक्वेंशियल फाइल्स, फिर रैंडम और डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स, और फिर इंडेक्स फाइल्स। ये अब हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आ जाती है सीक्वेंशियल फाइल। सीक्वेंशियल का लफ्ज जो है, ये हमें जो है ना नाम से पता चल रहा है, इसका मतलब यानी सीक्वेंस में होना फाइल का, रिकॉर्ड का। इसमें सीक्वेंशियल फाइल्स में रिकॉर्ड्स हमेशा सीक्वेंस में होते हैं, कोई लोकेशन नहीं होती। आप कोई लोकेशन नहीं स्पेसिफाई करते, एक के बाद एक रिकॉर्ड आता है, एक के बाद एक रिकॉर्ड आता है, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर। फॉर एग्जांपल, आपने, ये हमारी सीक्वेंशियल फाइल है, हमने इसके अंदर डाटा को राइट करना है, तो कैसे करेंगे? पहले एक रिकॉर्ड आएगा, फिर उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड आएगा, फिर उसके बाद तीसरा रिकॉर्ड आएगा, फिर उसके बाद चौथा रिकॉर्ड आएगा, एक के बाद एक रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, ये जितने रिकॉर्ड आएंगे, जितने भी रिकॉर्ड आएंगे, जो आखिरी रिकॉर्ड होगा ना, उसके आगे नेक्स्ट रिकॉर्ड राइट होता चला जाएगा। अब हमने ये हमारा एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में डाटा राइट हुआ है, कोई लोकेशन नहीं थी। अच्छा, अब हमने इस रिकॉर्ड को रिट्रीव करना है, या फॉर एग्जांपल आप कह लें रीड करना है। मैं रीड करना चाहूंगी, तो इसको रीड कैसे करेंगे? रीड ऐसे करेंगे कि वो भी सीक्वेंस में ही करेंगे, एक के बाद एक रीड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये मेरा रिकॉर्ड स्टूडेंट्स का है, मैंने रोल नंबर 280 का रिकॉर्ड देखना है, तो मैं रोल नंबर 1 से ही शुरू करूंगी। मैं 1 से शुरू करूंगी, पहले का देखा, ये मेरे मतलब का रिकॉर्ड नहीं है, नहीं जी ये मेरा रिकॉर्ड नहीं था। फिर दूसरे पे आई, ये भी मुझे रिकॉर्ड नहीं चाहिए था। फिर मैं तीसरे पे आई, तीसरा भी नहीं चाहिए था। चौथे पे आई, चौथा, जब मैं 280 पे पहुंचूंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं 280 रिकॉर्ड है, हाँ यही रिकॉर्ड मैं सर्च कर रही थी, तो ये इस रिकॉर्ड को रिट्रीव कर लेगा। ठीक है, तब तक सीक्वेंस में सर्च करता चला जाएगा जब तक कि रिक्वायर्ड रिकॉर्ड नहीं मिल जाता। यही इसका डिसएडवांटेज है कि ये शुरू से शुरू हो जाएगा, तो ये बहुत स्लो है। स्लो क्यों है? इसने शुरू से सीक्वेंस में एक के बाद एक रिकॉर्ड को सर्च करना है, जब तक कि उसका रिक्वायर्ड रिकॉर्ड नहीं मिल जाता। अच्छा, इसके एग्जांपल में आ जाता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होती है? ये अगर आप ना पुराने दौर में ना कैसेट्स होती थी, वो कैसेट्स होती थी, उन कैसेट्स के ऊपर ना डाटा स्टोर हुआ करता था। मैग्नेटिक टेप आप लोगों को याद होगा, बचपन में आप लोगों ने शायद आप लोगों ने देखी हो। मैग्नेटिक टेप एक कैसेट्स होती थी, उन कैसेट्स के अंदर टेप होती थी, जिसके अंदर गाने होते थे। वो एक टेप रिकॉर्डर होता था, उससे वो गाने सुने जा सकते थे। तो उसके अंदर गाने एक सीक्वेंस में होते थे, मतलब वो टेप जब तक चलती थी, फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर 5 गाने हैं, तो आप डायरेक्ट 5वें गाने पे नहीं शिफ्ट हो सकते थे। डायरेक्ट आप 5वां गाना नहीं सुन सकते थे, आपको पहला गाना, दूसरा गाना, तीसरा गाना ये सुनना पड़ता था। अगर आप नहीं सुनना चाहते तो एक फॉरवर्ड या रिवाइंड का बटन होता था, फॉरवर्ड करते थे तो वो गाने फॉरवर्ड हो जाते थे। ठीक है, वो टेप आगे हो जाती थी। मतलब कॉन्सेप्ट यही था कि वो टेप सीक्वेंस में ही चलती थी, अगर आपने उसको आगे करना है तो आप उसको तेजी से फॉरवर्ड कर देते थे। ठीक है, ये था हमारा मैग्नेटिक टेप का, ये सीक्वेंशियल फाइल का जो है ना टॉपिक। फिर नेक्स्ट आ जाता है जो कि अगली फाइल्स होती हैं, डायरेक्ट या रैंडम फाइल्स। इनमें सीक्वेंस का में रिकॉर्ड जो है वो सीक्वेंस में स्टोर नहीं होते। हर रिकॉर्ड जो है उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस या लोकेशन होता है फाइल में। ठीक है, हर रिकॉर्ड का एक अलग एड्रेस होता है वो। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। मैंने रिकॉर्ड राइट कराना है, दो ही ऑपरेशंस होते हैं ना, या तो रिकॉर्ड राइट कराते हैं, राइट कराने के बाद या उस रिकॉर्ड को रिट्रीव करना या किया जा सकता है। राइट करवाना है तो पहले रैंडम फाइल्स क्या करती हैं? एड्रेस कैलकुलेट करती हैं। एड्रेस कैलकुलेट करती हैं रिकॉर्ड का, कि मैंने किस एड्रेस पे जाके रिकॉर्ड को स्टोर कराऊं। फॉर एग्जांपल ये एड्रेस कैलकुलेट हो गया, इस जगह पे जाके रिकॉर्ड स्टोर हो गया। ठीक है, अब ये भी प्रॉब्लम आ सकता है, ये सिनोनिम प्रॉब्लम यहाँ पे एक आ जाता है। ये प्रॉब्लम आ जाता है कि सेम एड्रेस जो है वो 2-3 रिकॉर्ड्स के लिए सेम ही एड्रेस कैलकुलेट होके आ जाए।
तो ये प्रॉब्लम्स बहरहाल इनके सोल्यूशन मौजूद हैं, इनके सॉल्यूशंस मौजूद हैं, वो फिलहाल हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल ये प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन भी मौजूद है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ सॉल्यूशंस प्रपोज किए हुए हैं। ये है कि कैलकुलेट होता है एड्रेस, और उस एड्रेस को क्या करते हैं कि उस एड्रेस पे जाके वो रिकॉर्ड स्टोर हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल कोई रिकॉर्ड मैंने रिट्रीव करना है, मैंने रीड करना है, तो उसका आपको एड्रेस देना पड़ता है, स्पेसिफिक एड्रेस होता है उसका। आप जो एड्रेस देंगे डायरेक्टली वो रिकॉर्ड वहां से उठ के आ जाएगा और आप उसको रिट्रीव कर लेंगे। ठीक है, एड्रेस से डायरेक्ट रिट्रीवल हो जाती है। अच्छा, स्टोरेज मीडिया जो कि डायरेक्ट या रैंडम फाइल्स को स्टोर करता है, वो कौन कौन से हैं? एक मैग्नेटिक डिस्क या सीडी रोम। इनमें डायरेक्ट फाइल्स, आप सीडी रोम में क्या होता है, आप डायरेक्टली अगर गाने भी सुनने हो, आपने उसके अंदर गाने स्टोर किए हुए हैं, आप डायरेक्टली पांचवा या जो भी छठा या जो भी गाना होता है डायरेक्ट सुन लेते हैं। कैसे? उसको क्लिक करके। कैसे करते हैं कि वो उस गाने का जो एड्रेस होता है मेमोरी में, या इस वक्त मेमोरी कौन सी है, सीडी रोम में, उस एड्रेस से जाके वो गाना उठा के उसको रिट्रीव करना, उसको सुन सकते हैं आप। ठीक है, डायरेक्ट और रैंडम फाइल्स में ये फर्क है। डायरेक्ट फाइल्स और सीक्वेंशियल फाइल्स में, सीक्वेंशियल में एड्रेस नहीं होता, कोई लोकेशन नहीं होती, एक सीक्वेंस में डाटा पड़ा होता है, जबकि इसके अंदर हर एड्रेस होता है, हर एक का एड्रेस अलग होता है। अब नेक्स्ट फाइल्स आ जाती हैं, विच इज इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल्स। इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल्स क्या होती हैं? इसमें डाटा कैसे स्टोर होता है? इसमें सीक्वेंशियली भी ऑर्गेनाइज किया जाता है और रैंडमली भी। एक्चुअली होता पता है क्या है? इसमें ये होता है कि इंडेक्स फाइल होती है, इंडेक्स फाइल के अंदर की फील्ड्स, कुछ फील्ड्स पड़ी होती हैं, की फील्ड्स होती हैं, उन की फील्ड्स के जरिए डाटा को इंडेक्स कर दिया जाता है और उसका एड्रेस दे दिया जाता है कि ये डाटा का इंडेक्स है, ये डाटा कहाँ पड़ा होगा, फलां एड्रेस पे पड़ा होगा, फलां जगह से ले लें। अच्छा, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये इंडेक्स फाइल्स जो होती है ना, इंडेक्स सीक्वेंशियल जो होता है, ये ज्यादातर होता है बुक्स में। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल से आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। ये आप ही लोगों की बुक है, ये आप लोगों की फर्स्ट सेकंड ईयर की बुक है, ये आप लोगों को दिख रही होगी पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की। इसमें ये इंडेक्स बना हुआ है आपकी बुक के बिल्कुल आखिर में। आखिर में ये आपको समझाने के लिए ये मैंने खोला है, ये एक इंडेक्स है। इस इंडेक्स में देखें ए बी सी डी, ये ऑर्डर वाइज सारा जो है ना, ऑर्डर वाइज कीज हैं, ये इनको फील्ड की बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल में हमने गेट सी एच किया था ना, ये है कि गेट सी एच की फील्ड है। गेट सी एच कमांड कहाँ कहाँ पड़ी होगी? पेज नंबर 170 और पेज नंबर 171 में ये एड्रेस दिया हुआ है। इन पेजेस में जो है गेट सी एच की कमांड है, वहां से जाके देख सकते हैं। गो टू स्टेटमेंट, ये इंडेक्स की हो गया, ये सॉरी की फील्ड की हो गया। ठीक है, और ये कहाँ पड़ी हुई है? 202 पेज पे, ये इसका एड्रेस है। मतलब आप इंडेक्स को सीक्वेंशियली सर्च कर रहे हैं, एक के बाद एक, वन आफ्टर द अदर, आप सीक्वेंस में इस इंडेक्स को सर्च करेंगे। लेकिन जब आपने फॉर एग्जांपल गो टू स्टेटमेंट में जाना था, आप डायरेक्ट फिर 202 पेज पे चले जाएंगे, अब आप डायरेक्ट सर्च पे भी आ गए। अब आपको इस पॉइंट की समझ आ रही है कि आपने इंडेक्स को सीक्वेंशियली भी सर्च किया जा सकता है। ये देखिए, ये सारे सीक्वेंस में पड़ा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पड़ा है। आप इसको सीक्वेंस में भी देख सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं, जैसे मैं डायरेक्ट गो टू एक्स वाई पे आ गई। इसके बाद आप इसमें सीक्वेंस में भी सीक्वेंशियल रिसर्च भी कर सकते हैं और रैंडम, दोनों इकट्ठी हो जाती है। एक्चुअली ये क्या होता है कि एक इंडेक्स फाइल अलग बनी होती है जिसके अंदर की फील्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, तो स्टूडेंट्स में की फील्ड क्या होगा? रोल नंबर होंगे आपके। ठीक है, रोल नंबर वाइज पड़ा होगा, फलां रोल नंबर का रिकॉर्ड फलां एड्रेस पे पड़ा है, फलां रोल नंबर का रिकॉर्ड फलां एड्रेस पे पड़ा है। इस तरह से हो सकता है, डिटेल वहां पड़ी होगी, यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स पड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस में भी होगा और रैंडमली भी होगा। लोकेशन हर एक की, हर रिकॉर्ड की, उसके डाटा जो उसके जहां पे डाटा पड़ा है वो इंडेक्स में स्टोर होती है। इंडेक्स में आप देख सकते हैं किस लोकेशन पे कौन सा डाटा पड़ा है। सही है, जिस तरह हमने देखा कि गो टू एक्स वाई स्टेटमेंट या गो टू स्टेटमेंट का डाटा कहाँ पड़ा है? पेज नंबर 202 पे पड़ा है, तो वो लोकेशन उसकी 202 होगी। और वो रिकॉर्ड कौन सा है? वो की फील्ड जो है वो क्या होगा? की फील्ड उसकी गो टू स्टेटमेंट होगी। इंडेक्स फाइल्स में की फील्ड्स के साथ एड्रेसेस पड़े होते हैं। ठीक है, ये अब आपको मेरा ख्याल है वो उस एग्जांपल से, उस बुक की जो इंडेक्स आपको दिखाया उससे बेहतर समझ आ जाएगा। कोई नया रिकॉर्ड आना हो, कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड डिलीट होना हो, तो वो सारे काम इंडेक्स फाइल में भी किए जाते हैं। इंडेक्स फाइल में नया रिकॉर्ड आता है, इंडेक्स फाइल अपडेट होता है, कोई रिकॉर्ड डिलीट होता है, इंडेक्स फाइल अपडेट होता है। इसमें फास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिव होती है,
इसकी मतलब इसमें ज्यादा अच्छी तरीके से डाटा ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और ज्यादा फास्ट डाटा एक्सेस होता है, जल्दी डाटा मिल जाता है। आपने डायरेक्ट गए किसी भी किताब के, आपने जब भी बुक पे सर्च करना हो, आप ऐसे तो नहीं ना सफे पे सफे खोलते चले जाएंगे, आप डायरेक्ट उस सफे पे गए जिस सफे पे आपको जो है ना इंडेक्स में गए उस बुक की इंडेक्स में जाके आपने सर्च किया, अच्छा ये फलां सफे पे ही है ये वाला टॉपिक, आप उस टॉपिक पे जाके डायरेक्ट पढ़ लेंगे। ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन ये स्टोरेज मीडिया पे ज्यादा स्पेस लेता है। एक तो डाटा पड़ा होता है, ऊपर से एक इंडेक्स फाइल अलग से स्पेस ले लेता है, ये स्पेस ज्यादा लेता है और ये थोड़ा स्लो है डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि पहले इंडेक्स में से सर्च करना पड़ता है, फिर जाके लोकेशन पे जाके देखना पड़ता है, तो ये जरा थोड़ा सा स्लो है। अब ये लास्ट टॉपिक है, ये आज कर लेते हैं, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। अच्छा, इससे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम क्या है? ये कहती है कि जब डेटाबेस नहीं आई थी, जब डेटाबेस नहीं आई थी, जब डेटाबेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तब डाटा कैसे स्टोर होता था, कैसे मेंटेन होता था? तो वो जो पहले डाटा स्टोर होता था, मेंटेन होता था, वो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम कहलाता है। पहले कैसे होता था? पहले रजिस्टर्स वगैरह पे स्टोर होता था डाटा। आपने अभी भी देखे सरकारी दफ्तरों में बड़े बड़े रजिस्टर पड़े होते हैं, उनकी बड़े बड़े एक अलग कमरे होते थे जिसमें रजिस्टर्स पड़े होते थे। अच्छा, उसके बाद फिर ये हो गया कि नहीं जी, एक्सेल पे आके डाटा स्टोर करना शुरू कर दो, एक्सेल फाइल्स बनना शुरू हो गई। एक्सेल या फिर कंप्यूटर की दूसरी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, वो भी ट्रेडिशनली थी। फिर बाद में जब हम आए डाटाबेस की तरफ, तो उससे पहले, डाटाबेस से पहले पहले वाली जितना भी डाटा स्टोर होता था, ऑर्गेनाइज होता था, वो सब ट्रेडिशनल फाइल्स में होता था। हर डिपार्टमेंट की एक अलग फाइल होती थी, हर डिपार्टमेंट अपनी फाइल्स को अलग डिस्क में, अलग टेप में स्टोर किया करता था, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के जरिए ही उन डाटा को स्टोर किया जाता था, मैनेज किया जाता था। हर डिपार्टमेंट के जो है ना अपनी अलग अलग फाइल्स होती थी, और उसकी अपना अलग अलग डाटा सेट होते थे। ठीक है, अब जरा कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में किस किस किस्म के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे। पहला प्रॉब्लम है डाटा रिडंडेंसी। ये आप पढ़िएगा खुद, मैं आपको सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। डाटा रिडंडेंसी होता है किसी भी चीज की मल्टीपल कॉपीज बना देना। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज बनाना रिडंडेंसी कहलाता है। एक डाटा फाइल है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम ने बनाया, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना दी। फॉर एग्जाम्पल हम अपने कॉलेज की एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके कॉलेज में कैसे काम हो रहा था? आपके कॉलेज में एडमिशन सिस्टम था सारा। ठीक है, एडमिशन डिपार्टमेंट ने क्या किया कि एक आप लोगों का सारा रिकॉर्ड रखा। अब जब आप लोगों का रिकॉर्ड एग्जामिनेशन ब्रांच वालों ने मांगा कि भाई हमने इन बच्चों के एग्जाम्स भी लेने हैं, हमें भी रिकॉर्ड दो कि कितने बच्चे हैं, कौन कौन से बच्चे हैं, हमें सारा रिकॉर्ड चाहिए। तो एडमिशन सिस्टम ने उस रिकॉर्ड की एक डुप्लीकेट कॉपी बना के एग्जामिनेशन वालों को दे दी। अब फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई बच्ची उठ के आके कहती है, मिस मेरा तो फोन नंबर चेंज हो गया, मेरा तो फोन नंबर ये नहीं था, अब मेरा फोन नंबर ये है, मैंने नई सिम ले लिया या नया फोन लगवा लिया। तो अब वो रिकॉर्ड कहाँ कहाँ जाके स्टोर, वो उसको चेंज करवाएगी? वो सेम रिकॉर्ड की पहले डुप्लीकेट कॉपीज मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अगर भेजवा दी हैं, तो ये क्या होगा कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में डिफरेंट इंफॉर्मेशन होगी, जिसकी अच्छा अब देखें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ कॉपी भिजवाई है, तो जिसकी वजह से स्टोरेज भी ज्यादा चाहिए होगी। सही है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो है ना फोन नंबर चेंज हो गया, तो वो फोन नंबर आपको जाके एडमिशन ब्रांच में भी चेंज कराना पड़ेगा, आपको एग्जामिनेशन ब्रांच में भी चेंज कराना पड़ेगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट ब्रांच में भी चेंज कराना पड़ेगा। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि डुप्लीकेट कॉपीज मुख्तलिफ जगहों पे आपने भिजवा दी थी। आपका जहां जहां पे भी कॉपी गई है, वहां वहां पे जाके आपको अपना रिकॉर्ड चेंज करवाना पड़ेगा। अगर आपके कॉलेज वाले ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। फिर नेक्स्ट आ जाता है डाटा इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि सेम रिकॉर्ड मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ जगहों पे होना। मतलब फॉर एग्जांपल आपका रिकॉर्ड है, आपका फोन नंबर एग्जामिनेशन ब्रांच में कुछ और है, आपका फोन नंबर दूसरे ब्रांच में कुछ और है, कौन सी ब्रांच कह लें, एडमिशन ब्रांच में कुछ और है, आपका फोन नंबर ट्रांसपोर्ट में कुछ और है। तो ये इनकंसिस्टेंसी होगी, कंसिस्टेंट डाटा नहीं कहलाएगा। रिडंडेंसी हमेशा इनकंसिस्टेंसी की तरफ लीड कर जाती है। रिडंडेंसी हुई, डाटा डुप्लीकेट कॉपीज बनी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भेजी गई, तो वो इनकंसिस्टेंसी की तरफ जा सकती हैं। ठीक है। अच्छा, सेम डाटा मल्टीपल लोकेशंस पे स्टोर अगर होगा तो इनकंसिस्टेंसी आएगी, आज आने का खदशा होता है। क्योंकि अगर आपने पार्शियल अपडेट किया है, आप भी तो बच्चे ऐसे ना हर जगह पे जाके अपडेट नहीं करवाएंगे, आपने जाके एडमिशन ब्रांच में करवा दिया और अज्यूम करेंगे कि सारों में खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन केस में डाटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये है
कि सेम जो एक रिकॉर्ड जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीके से होना, मुख्तलिफ रिकॉर्ड होना, एक ही बंदे का रिकॉर्ड। अच्छा, डाटा शेयरिंग अगर हम देख लें तो डाटा शेयरिंग होता है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिलते जुलते हैं, ठीक है। रिडंडेंसी और डाटा रिडंडेंसी जो है, ये सारी चीजें सब जो है करा के एंड में जो है इनकंसिस्टेंसी की तरफ ले आते हैं। डाटा शेयरिंग में भी ऐसा होता है कि मल्टीपल यूजर्स आपस में जब डाटा शेयर करें तो एक तो शेयर करना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। अगर कर भी लें, वो किस तरह से शेयर करेंगे? वो कुछ स्टोरेज मीडिया पे लेके जाएंगे, कुछ स्टोरेज मीडिया में, पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया में जो है एक दूसरे से शेयर करेंगे, यूएसबी ड्राइव में या सीडी रोम्स में। तो ये सब कुछ क्या है, डाटा की डुप्लीकेट कॉपी बन गई शेयर करने की वजह से। और ये सब जो है ये इनकंसिस्टेंसी की तरफ ही ले जाएगा डाटा को, यानी डाटा का चेंज होना, एक जगह पे डाटा कुछ और है, दूसरी जगह पे कंसिस्टेंट ना होना, ठीक है। ये डिफिकल्ट होता है फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू असेस डाटा फ्रॉम डाटा फाइल से फिर एक्सेस करना भी मुश्किल होगा, जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम में जहां बनाई हुई है। नेक्स्ट आ जाता है डाटा प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। प्रोग्राम वो प्रोग्राम जिसके अंदर डाटा तैयार किया गया है, एप्लीकेशन प्रोग्राम। डाटा जो डाटा है ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है, प्रोग्राम और डाटा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जिस एप्लीकेशन प्रोग्राम में डाटा क्रिएट किया गया है या जो एप्लीकेशन प्रोग्राम उस डाटा को डील कर रही है, अगर वो चेंज हो जाए तो फिर आपको डाटा का स्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आप डाटा चेंज करना चाह रहे हो तो फिर आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम का को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। बहरहाल ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? डाटा एक प्रॉपर वे में नहीं स्टोर किया जाता, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में डाटा प्रॉपर वे में नहीं स्टोर किया जाता। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स अगर बनानी हो तो डाटा को एक्सेस करना मुख्तलिफ डाटा फाइल से बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल, आपकी कॉलेज है, आपके कॉलेज में एक रिपोर्ट बनानी है, किसी क्लर्क ने रिपोर्ट क्या बनानी है कि इस साल कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, या 2019 में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, उनमें से कितने बच्चों ने एग्जाम्स दिए, कितने बच्चे पास हुए, कितने फेल हुए, और उनमें से कितने बच्चे ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे थे। तो वो डाटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट करेगा? वो पहले एडमिशन ऑफिस जाएगा, वहां से जाके डाटा कलेक्ट करेगा कितने बच्चों ने एडमिशन लिया। फिर जाएगा वो एग्जाम ब्रांच में, वहां से डाटा कलेक्ट करेगा कि कितने बच्चे पास हुए, कितने फेल हुए। फिर जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफिस, वहां से डाटा कलेक्ट करेगा कि कितने बच्चे ट्रांसपोर्ट ले रहे थे, कितने नहीं ले रहे थे। तो इन शॉर्ट वो मुख्तलिफ जगहों से डाटा कलेक्ट करके फिर जाके एक रिपोर्ट बनाएगा। तो इसीलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा रिपोर्ट बनाने के लिए, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों से डाटा कलेक्ट करना पड़ रहा है। और न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, इसके लिए नए एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाना जरूरी है। ये बहुत लेंथी और कॉस्टली प्रोसेस होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी क्या कहता है कि इलीगल एक्सेस ऑफ डाटा, कोई भी इलीगली डाटा को एक्सेस कर सकता है, कोई भी अनऑथराइज पर्सन उस डाटा को इजीली एक्सेस कर सकता है। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में कोई भी आके उसको अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। अगर वो डाटाबेस का इस्तेमाल करेगा तो उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, वो सिक्योरिटी मेजर्स ये जो एक प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी का मतलब है कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन उस डाटा को एक्सेस कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डाटाबेस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम लोग डाटाबेस पढ़ेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसके फंक्शंस। तो बहरहाल इन शॉर्ट आप लोगों ने जो अब तक ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को अगर गौर से कर लिया है, इसी को अगर हम इन्हीं का सोल्यूशन जो है वो डाटाबेस में मौजूद है। सही है।